हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेडिंग से आप सभी को मालूम चल रहा है, इस वीडियो लेक्चर से मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूं जीएसटी रिफंड। जीएसटी के बड़े चैप्टर्स में आता है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, लेकिन यकीन मानिए आज इस वीडियो लेक्चर से इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही इजी वे के अंदर मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। जिस नोट से हम ये कवर कर रहे हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्पैक्ट एंड इजी नोट्स हैं। आप विद इन 30 से 45 मिनट्स के अंदर जीएसटी के इस बड़े टॉपिक को बहुत ही आराम से कवर कर पाएंगे। ओके, पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जीएसटी रिफंड के प्रोविजन लर्न भी करा दूं और आपको उसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग भी दे दूं। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। ओके, यस, तो रीड करता हूं आपके लिए जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Zero rated supply means export of goods, export of services, supply to special economic zone unit, supply to special economic zone developer for authorized operations. Okay, जीएसटी के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई को बताया गया है आईजीएसटी एक्ट के अंदर, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई ऑलवेज इंटर स्टेट सप्लाई होती है। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब बताया है, पहले तो वो सप्लाई हो और फिर वो सप्लाई एक्सपोर्ट हो, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। एक्सपोर्ट सप्लाई को हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। और या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन के लिए अगर गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो उस सप्लाई को भी जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। ओके, चलिए। ओके, ITC available even supply is exempt except blocked credit section 17 subsection 5। यहां पर लॉ हमें यह बता रहा है कि जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, बिल्कुल पॉसिबल है कि इस सप्लाई पे आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, फिर भी आपको ITC मिल जाएगा। हमने ITC के टॉपिक में पढ़ा भी है। ओके, कि रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, उसको आईटीसी का अवेलमेंट हो जाएगा। बहुत विशेष बात बता रहा हूं, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो किसी ऐसे गुड्स की या किसी ऐसी सर्विसेज की जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट हैं, तो उस सप्लाई के लिए भी आपको आईटीसी का अवेलमेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर कोई आईटीसी ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के प्रोविजन से, तो वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलिए तो अंडरस्टैंडिंग और देता हूं। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर एलयूटी, अंडर बॉन्ड और विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी दैट इज विदाउट एलयूटी, विदाउट बॉन्ड, आप जीरो रेटेड सप्लाई, लॉ आपको बता रहा है जीरो रेटेड सप्लाई के करने के दो ऑप्शंस हैं। आप या फिर तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको डिपार्टमेंट को एलयूटी देनी पड़ेगी या बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। बॉन्ड एग्जीक्यूट करके एलयूटी देके आप जीरो रेटेड सप्लाई को विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर सकोगे। ओके, और अगर आप बॉन्ड नहीं देना चाहते हो, एलयूटी नहीं देना चाहते हो, तो आप जीरो रेटेड सप्लाई करोगे विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी।
तो दोनों ऑप्शन आपके लिए यहां पर क्या है, अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड। आगे फर्दर आपको यह समझाया जाता है कि जीरो रेटेड सप्लाई पे रिफंड मिलता है अगर आपने वो सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है, दैट इज अंडर बॉन्ड और एलयूटी करी है, तो उस सप्लाई को करने के लिए जो आईटीसी का अवेलमेंट आपने किया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, उस इनपुट और इनपुट सर्विसेज के आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर जीरो रेटेड सप्लाई आपने विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो जो आईजीएसटी आपने पे करा है उस आईजीएसटी का भी आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों ही केस में आपको रिफंड क्या है, अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 90% प्रोविजनल रिफंड, 90% प्रोविजनल रिफंड। यहां पर लॉ आपको यह समझाना चाह रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में चाहे आप आईटीसी का रिफंड लो, चाहे आप आईजीएसटी पेड का क्या लो, रिफंड लो। रिफंड के लिए जब आप रिफंड एप्लीकेशन करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। फाइनल ऑर्डर आने से पहले प्रोविजनल रिफंड दे देंगे, और वो भी 90%। जितना रिफंड आपने क्लेम करा है उसका 90% प्रोविजनल रिफंड विद इन 7 डेज में आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, और रिमेनिंग रिफंड ऑर्डर आने के बाद में आपको दे दिया जाएगा। ओके, यस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन फेमा प्लस आरबीआई टाइम पीरियड in case of export of goods, recovery of refund of unutilized ITC along with interest, refund of IGST paid along with interest। अब आप मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, अगर आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हो तो जब आपको वहां से एक्सपोर्ट प्रोसीड का रियलाइजेशन हो जाएगा, उसी के बाद में आप रिफंड क्लेम कर पाओगे। चाहे आपको रिफंड आईटीसी का लेना हो, चाहे रिफंड आपको आईजीएसटी पेड का लेना हो, लेकिन जो भी रिफंड आपको लेना है, ये रिफंड आप तभी क्लेम कर पाओगे जब आपको एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में क्या हो गई हो, रिसीव हो गई हो, या इन आईएनआर रिसीव हो गई हो, जहां आरबीआई ने परमिटेड कर रखा है, उसी के बाद में आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जैसे ही गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएंगे, जैसे ही शिप और एयरक्राफ्ट हमारे कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस करके चला जाएगा, हम रिफंड क्लेम कर सकेंगे। ओके, और हमें रिफंड मिल भी जाएगा। इवन एक्सपोर्ट प्रोसीड हमको रियलाइज नहीं हुई है, फिर भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमको रिफंड मिल जाएगा, चाहे वो रिफंड एक्यूमुलेटेड आईटीसी का हो, चाहे वो रिफंड आईजीएसटी पेड का हो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में बिफोर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड हमको रिफंड मिल जाता है। लेकिन खास बात यह है कि कल अगर फेमा की टाइम लिमिट प्लस आरबीआई की एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीड का रियलाइजेशन नहीं हो पाता है, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में फेमा की टाइम लिमिट प्लस आरबीआई की एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का रियलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में, उस स्थिति में जो रिफंड हमको मिल गया था, जो आईटीसी का रिफंड हमें मिल गया था, या जो आईजीएसटी पेड का रिफंड हमें मिल गया था, वो रिफंड डिपार्टमेंट हमसे वापस से क्या करेगा, रिकवर करेगा, वो भी अलोंग विथ किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। कौन से की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। ओके,
ये लिखा भी है, रिफंड अवेलेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय कस्टम्स इवन बिफोर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। रेडीमेड मैंने मेंशन कर दिया कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जैसे ही गुड्स कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस कर जाएंगे, आप एक्यूमुलेटेड आईटीसी का या आईजीएसटी पेड का रिफंड ले सकेंगे इवन बिफोर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स प्रोसीड। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ किसके केस में, सर्विस के केस में, आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड ही हम क्या कर पाते हैं, रिफंड ले पाते हैं। ओके, चलिए और आपको समझा देता हूं। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिफंड ऑफ आईटीसी और रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ओनली आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन INR वेयर परमिटेड बाय RBI। यही बात मैंने आपको समझाई कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जब आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट रियलाइज हो जाएगा, उसी के बाद में आप एक्यूमुलेटेड आईटीसी का या आईजीएसटी पेड का आप क्या कर पाएंगे, रिफंड क्लेम कर पाएंगे। ओके, नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन INR वेयर परमिटेड बाय RBI within 1 year from the date of issue of invoice, IGST shall be payable in case of services exported without payment of IGST under bond under LUT within 15 days। बहुत ही बढ़िया प्रोविजन है, बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। कॉम्पैक्ट भी होगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा। अब ये बात बोल रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज हो जाएगी सर्विसेज के केस में, उसी के बाद में आप आईटीसी का रिफंड ले लीजिएगा या आईजीएसटी पेड करा है उसका रिफंड ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड करा है, अंडर एलयूटी करा है, विदाउट पेमेंट ऑफ क्या करा है, आईजीएसटी करा है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर दिया, और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से विद इन 1 ईयर में आपको फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं हो पाती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ क्या है, इनवॉइस। तो जो सर्विस आपने एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर दी थी, अब आपको 15 दिनों के अंदर अंदर, जैसे ही 1 ईयर एक्सपायर हो जाएंगे उसके 15 दिनों के अंदर अंदर वो आईजीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड तो आप क्लेम कर ही नहीं पाओगे, आप एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड तो क्लेम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन जो सर्विस का एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर दिया, ओके, उसका आपको अब क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से एक्सपोर्ट प्रोसीड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव नहीं हो पाती है, तो 15 दिनों में आपको उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, IGST shall be payable if goods are not exported within 3 months from the date of issue of invoice in case of export of goods under bond under क्या है, LUT। आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की इनवॉइस बनाई, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की क्या बनाई, इनवॉइस बनाई, ओके, और वो गुड्स इनवॉइस डेट के विद इन 3 मंथ्स तक भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। पहली बात, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होंगे आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। चलिए, नहीं मिला रिफंड, लेकिन आपने जो इनवॉइस इश्यू कर दी और आईजीएसटी का पेमेंट नहीं करा, क्यों? क्योंकि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे थे अंडर बॉन्ड अंडर एलयूटी, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, लेकिन इनवॉइस के विद इन 3 मंथ्स तक भी वो गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में आपको आईजीएसटी का क्या करना पड़ेगा, 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। 15 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको यहां पर तरीके से समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन पर चलते हैं अब हम। यस, तो अगले टॉपिक पे आते हैं हम।
डीम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन 147 ऑफ CGST एक्ट. Deemed export not zero rated supply. Okay, it means bond LUT not required, supply only on payment of tax, only on payment of tax. Deemed export means here it is registered supplier supplying goods to export oriented units, electronic hardware technology park, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, और दे आर फर्दर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई, दैट इज एक्सपोर्टिंग गुड्स without payment of IGST under bond under LUT, can't export on payment of IGST. अब डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. जो EOU होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिनको एडवांस ऑथराइजेशन है, जो हमारी EHTP यूनिट्स हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, पार्क है EHTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है या EPCG है. गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि तुम्हें गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, उस एक्सपोर्ट गुड्स को बनाने के लिए अगर कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चाहिए या फिर आपको इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स चाहिए, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. आपको कोई टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इंपोर्ट कर सकते हो. और ये जो EOU यूनिट्स हैं, EHTP है, एडवांस ऑथराइजेशन है, ये रादर देन इंपोर्ट करके अगर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीद लेते हैं इंडिया के ही किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से, वो इनपुट और कैपिटल गुड्स क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं. तो जिस रजिस्टर्ड सप्लायर ने वो EOU को गुड्स और कैपिटल गुड्स, इनपुट और कैपिटल गुड्स सप्लाई करे हैं, EHTP को सप्लाई करी है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क को सप्लाई करी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को क्या करी है, सप्लाई करी है, वो सप्लाई उस रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा. क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा. तो इंपोर्ट रुक गया, हमारा इंपोर्ट रुक गया. ठीक है, तो जिस सप्लायर ने EOU यूनिट को सप्लाई करी, ओके, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई मान लिया जाएगा. ओके, अब डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई का क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूं. डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई पे वो रजिस्टर्ड सप्लायर ने जो टैक्स का पेमेंट करा है वो उसका क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा, प्रोवाइडेड रिसिपेंट जो है, रजिस्टर्ड रिसिपेंट जो EOU यूनिट्स है, उन्होंने क्या नहीं लिया हो, ITC नहीं लिया हो, और उन्होंने उस रजिस्टर्ड सप्लायर को अंडरटेकिंग दे दी हो कि हां आप रिफंड क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. ओके, एल्स नहीं तो रिफंड कौन क्लेम कर सकेगा, रिसिपेंट रिफंड क्लेम कर सकेगा. पहले ITC ले लेगा और उसके बाद में उसने जो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई पे रजिस्टर्ड सप्लायर को जो टैक्स का पेमेंट करा है, वो उस टैक्स का क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा. तो रिफंड सप्लायर भी ले सकता है या फिर रिसिपेंट ले सकेगा. सप्लायर तब ले सकेगा जब उसने EOU यूनिट से टैक्स चार्ज नहीं किया हो. ठीक है, टैक्स चार्ज नहीं किया हो, EOU यूनिट ने उसका ITC नहीं लिया हो, और उसने रजिस्टर्ड सप्लायर को अंडरटेकिंग दे दी हो कि आप क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो. एल्स नहीं तो रिफंड कौन क्लेम कर लेगा, रिसिपेंट क्लेम कर लेगा. पहले ITC का अवेलमेंट कर लेगा और उसके बाद में जो टैक्स उसने सप्लायर को पे करा वो उसका रिफंड क्लेम कर लेगा. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं. डीम्ड एक्सपोर्ट कोई जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, इसलिए डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई अंडर बॉन्ड अंडर LUT नहीं हो सकती. ये ऑन पेमेंट ऑफ क्या होगी, टैक्स ही होगी, और बाद में सप्लायर और रिसिपेंट एज द केस में भी रिफंड क्या कर सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. वो जो EOU यूनिट्स हैं जिसके पास में एडवांस ऑथराइजेशन है,
जो जिसके पास में ईपीसीजी है, जो ईएचटीपी है, जो एसटीपी है, जो बीटीपी है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, अब ये जो आगे एक्सपोर्ट करेंगे, ये आगे जो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो एक्सपोर्ट ऑलवेज विदाउट पेमेंट ऑफ क्या होगा, टैक्स ही होगा, अंडर बॉन्ड ही होगा, और अंडर क्या होगा, एलयूटी होगा। ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी नहीं हो सकता, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी नहीं हो सकता। उस एक्सपोर्ट को अंडर बॉन्ड, अंडर एलयूटी ही होना पड़ेगा, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ क्या होना होगा, टैक्स ही होना होगा। विदाउट पेमेंट ऑफ क्या होगा, टैक्स होगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब किसको सप्लाई करी, एडवांस ऑथराइजेशन है जिसके पास, ईओयू यूनिट हो गई है, ईएचटीपी, एसटीपी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन, ओके। और लास्ट सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो ये जो नोटिफाइड सप्लाई है, ये सप्लाई क्या कहलाती है, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई कहलाती है, ओके। रिफंड ऑफ टैक्स पेड, बता दिया था मैंने आपको, रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय सप्लायर of deemed export supplies where the recipient does not avail the ITC, okay, and undertaking from recipient that supplier may claim refund। ठीक है, तो सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकेगा अगर रिसिपेंट ने आईटीसी नहीं लिया है और रिसिपेंट सप्लायर को अंडरटेकिंग दे देता है, नहीं तो कौन लेगा रिफंड, बाय रिसिपेंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। पहले आईटीसी अवेल कर ले और उसके बाद में जो टैक्स उसने पे करा है उसका वो क्या कर ले, रिफंड क्लेम कर ले। जो ईओयू यूनिट है, अब ये जब एक्सपोर्ट करेगी तो अंडर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड ही करेगी, अंडर एलयूटी ही करेगी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ही करेगी, नॉट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी का पेमेंट करके वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। विदाउट पेमेंट ऑफ क्या होगा, आईजीएसटी होगा, अंडर बॉन्ड ही होगा, अंडर एलयूटी होगा, कांट एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में रिसीव होने की कोई कंडीशन नहीं है, तो उस सप्लाई का कंसीडरेशन हम आईएनआर में हो या इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हो, डजंट क्या है, मैटर है, डजंट मैटर है। तो इस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, ओके। चलिए, और ये क्या ले पाते हैं, रिफंड ले पाते हैं, ये क्या ले पाते हैं, रिफंड ले पाते हैं। और इस रिफंड को हम आगे अभी पढ़ेंगे, रूल 89 सब रूल 4A। अब वन मोर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ओके। मर्चेंट एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। हियर इट इज रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइंग ऑफ गुड्स, ठीक है, टू रजिस्टर्ड रिसिपेंट, दैट इज मर्चेंट एक्सपोर्टर, दैट इज ट्रेडर, एक्सपोर्टर ऑफ क्या है, गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ क्या है, गुड्स, जो आगे फर्दर सप्लाई करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, दैट इज अंडर बॉन्ड और अंडर क्या है, एलयूटी, अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। कांट एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मर्चेंट एक्सपोर्टर भी क्या नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब नाउ रजिस्टर्ड सप्लायर मेकिंग सप्लाई टू रजिस्टर्ड रिसिपेंट हु इज मर्चेंट एक्सपोर्टर, दैट इज ट्रेडर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एट ए कंसेशनल रेट ऑफ 0.05 CGST, 0.05% SGST, इट मीन्स only 0.1% of क्या है, IGST, and merchant exporter is required to export the goods within 90 days from the date of tax invoice of registered supplier। ओके, मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्ट होता है ट्रेडर जो होता है, जो क्या करता है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को परचेज करता है और फिर उन्हें आगे क्या करता है, एज इट इज एक्सपोर्ट कर देता है। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर नहीं है, ये ट्रेडर एक्सपोर्टर है और इसे हम बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो अब ये रजिस्टर्ड सप्लायर से जो परचेज करेगा, ठीक है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा,
तो उसे कंसेशनल रेट पे क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। कंसेशनल रेट है 0.05% ऑफ CGST, 0.05% ऑफ SGST, और इंटरस्टेट है तो 0.1% ऑफ क्या होगा, IGST होगा। तो रजिस्टर्ड सप्लायर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को, ठीक है, जो ट्रेडर एक्सपोर्टर को सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, कंसेशनल रेट पे क्या कर सकेगा, सप्लाई कर सकेगा। अब नाउ जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जो ट्रेडर एक्सपोर्टर है, अब ये आगे एक्सपोर्ट सप्लाई करेगा, या आगे एक्सपोर्ट सप्लाई करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ IGST ही करनी पड़ेगी, अंडर बॉन्ड ही करनी पड़ेगी, अंडर LUT ही करनी पड़ेगी, विथ पेमेंट ऑफ IGST नहीं कर सकता। और ये इसे एक्सपोर्ट सप्लाई विद इन 90 डेज ही करनी पड़ेगी, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस। जब रजिस्टर्ड सप्लायर ने सप्लाई दी थी मर्चेंट एक्सपोर्टर को, तो टैक्स इनवॉइस इशू करी थी, उस इनवॉइस के डेट से विद इन 90 डेज में क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है। और ये जो 0.05% भी जो टैक्स पे करा है मर्चेंट एक्सपोर्टर ने, 0.05% SGST जो टैक्स पे करा है मर्चेंट एक्सपोर्टर ने, 0.1% IGST जो पे करा है ये जो ट्रेडर एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, उसको इस टैक्स का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। उसको रूल 89 और सब रूल 4B से, रूल 89 सब रूल 4B से मर्चेंट एक्सपोर्टर को क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ओके, और जो रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने कंसेशनल रेट पे मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करी है, उसे रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो सप्लाई अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गई है। ठीक है, क्योंकि आउटपुट सप्लाई की रेट तो कम है और इनपुट सप्लाई की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसे भी क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सप्लाई हो जाएगी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तो उसे भी क्या मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा ITC का। और मर्चेंट एक्सपोर्टर को रिफंड मिल जाएगा ये जो कंसेशनल रेट से उसने क्या करा है, टैक्स का पेमेंट करा है, उसको रिफंड मिल जाएगा। ओके, उसको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था, ये कॉन्सेप्ट हमारा था मर्चेंट एक्सपोर्ट का। ओके, यस यस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सर्कुलर क्लैरिफिकेशन करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस located outside India. Okay, now exporter of service which is located in India has outsourced some of the part of service to supplier of service located outside India. Located outside India. So here supplier of service विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको क्या कर दिया, कुछ पार्ट एक्सपोर्ट क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। अब इस सप्लायर ने आउटसोर्स्ड सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली उसको सर्विस बाहर से बाहर ही क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। एंड रिसीव्ड कंसीडरेशन डायरेक्टली बाय सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और डायरेक्टली कंसीडरेशन भी बाहर ही क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ओके, अब ये जो आउटसोर्स करा है डायरेक्टली बाहर तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन रिसिपिएंट कौन है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। IGST पेबल बाय एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस इन इंडिया अंडर क्या है, RCM। ठीक है, RCM में उस पे क्या होगा, टैक्स का पेमेंट होगा। नाउ लिसन, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है वो कितने अमाउंट के लिए मानी जाएगी, पूरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के लिए या फिर उतनी ही वैल्यू के लिए जितना अमाउंट इंडिया में एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस को रिसीव हुआ। क्योंकि आउटसोर्स पोर्शन के लिए तो डायरेक्टली कहां पेमेंट हो गया, बाहर से बाहर ही हो गया। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन क्या दिया, फॉर टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस, फॉर टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस, ठीक है, इवन पार्ट कंसीडरेशन इन फॉरेन करेंसी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया विथ RBI अप्रूवल, विथ जनरल इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक अप्रूवल। बहुत ही रेलेवेंट है, ध्यान से सुनिए। मैं एक एक्सपोर्टर ऑफ क्या हूं, सर्विस हूं।
मैं ये रहा एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस, लोकेटेड इन इंडिया हूं, रिसिपेंट ऑफ सर्विस लोकेटेड कहां है, आउटसाइड क्या है, इंडिया है। ओके, टोटल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसमें से मैंने कुछ पार्ट सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, आउटसोर्स कर दिया किसी सप्लायर को जो लोकेटेड आउटसाइड क्या है, इंडिया है, तो उसे आउटसोर्स कर दिया टू सप्लायर को जो लोकेटेड है कहां पर, आउटसाइड इंडिया, उसको क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। और उस सप्लायर ने जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है उसने आउटसोर्स्ड पोर्शन डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी रिसिपेंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को, डायरेक्टली उसने सर्विस क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, किसको, रिसिपेंट ऑफ सर्विस को, जो मेरा रिसिपेंट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। और डायरेक्टली कंसीडरेशन भी क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया उससे कंसीडरेशन भी रिसीव कर लिया, आउटसोर्स्ड पोर्शन के रेस्पेक्ट में कहां रिसीव कर लिया, आउटसाइड इंडिया क्या कर लिया, रिसीव भी कर लिया। ओके, रिसीव भी कर लिया। अब मैं जो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस हूं, मैंने कुछ पोर्शन आउटसोर्स करा है, तो मैं उसके लिए रिसिपेंट बन गया, तो मेरे लिए वो सप्लाई इंपोर्ट ऑफ क्या बन गई, सर्विस बन गई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन गई। रिसिपेंट तो मैं ही रहूंगा, भले ही डायरेक्टली आपने प्रोवाइड कहां कर दी हो, बाहर कर दी हो, लेकिन रिसिपेंट तो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया ही रहेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और मैंने अंडर आरसीएम उस पे आईजीएसटी का क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। ओके, ये रहा आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया अंडर किसमें, आरसीएम में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है ये कितने अमाउंट के लिए मानी जाएगी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए, या फिर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए जितना अमाउंट इंडिया में क्या हुआ, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हुआ। क्योंकि पार्ट कंसीडरेशन जो है आउटसोर्स्ड पोर्शन का वो तो डायरेक्टली सप्लायर को क्या हो गया, बाहर ही रिसीव हो गया है, जो मेरा आउटसोर्स पोर्शन का सप्लायर था उसको डायरेक्टली बाहर रिसीव हो गया। तो कितने के लिए माना जाएगा, तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ जो सर्विस होगी, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। इवन पार्ट कंसीडरेशन कहां रिसीव हुआ है, आउटसाइड इंडिया, जो सप्लायर है आउटसाइड इंडिया वहां रिसीव हुआ हो, लेकिन आरबीआई की क्या हो, परमिशन से हो, आरबीआई ने जनरल परमिशन हो या स्पेशल परमिशन हो, आरबीआई की परमिशन से हुआ है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को ही एक्सपोर्ट ऑफ क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। तो आप वापिस से देख लीजिए, ये रहा कौन है, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस हो गया, लोकेटेड इन इंडिया हो गया, ये हो गया रिसिपेंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हो गया। अब इस एक्सपोर्टर ने कुछ पोर्शन क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को। ओके, तो उसके लिए हम क्या बन गए, रिसिपेंट बन गए, हमारे लिए वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई, आउटसोर्स पोर्शन। हम उस इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे अंडर आरसीएम आईजीएसटी का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, हमने पेमेंट भी कर दिया। अब वो जो आउटसोर्स पोर्शन था, इस सप्लायर ने डायरेक्टली हमारे रिसिपेंट को क्या कर दी, वो सर्विस क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। हमारा रिसिपेंट जो लोकेटेड कहां है, आउटसाइड इंडिया, उसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी, और डायरेक्टली ही पेमेंट भी क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो नाउ क्वेश्चन था कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितने अमाउंट के लिए माना जाएगा, तो फिर टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। इवन पार्ट कंसीडरेशन आउटसाइड इंडिया क्या हुआ है, रिसीव हुआ है आरबीआई की अप्रूवल से, चाहे वो जनरल अप्रूवल हो चाहे वो स्पेशल अप्रूवल हो, टोटल एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए। इवन पार्ट कंसीडरेशन इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव नहीं हुआ है, तो भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए हम उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, प्रोवाइडेड आरबीआई की क्या हो, अप्रूवल हो, जनरल हो या फिर कौन सी हो, स्पेसिफिक हो। आई थिंक बात आपको समझ में आ चुकी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थी, बात थी। नाउ सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, refund of IGST paid on goods by tourist leaving India taking goods out of India। तो टूरिस्ट को हमने कोई गुड्स इंडिया में सप्लाई करे, टूरिस्ट को हमने गुड्स सप्लाई करे, वो ऑलवेज सप्लाई क्या मानी जाएगी, इंटरस्टेट मानी जाएगी। और उस टूरिस्ट ने वो गुड्स क्या करा, बाहर लेके जा रहा है, इंडिया में कंज्यूम नहीं करा। टेकिंग गुड्स क्या है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। टेकिंग हमने तो एक्सपोर्ट नहीं करा, हमने तो टूरिस्ट को सप्लाई करा,
टूरिस्ट उन गुड्स को क्या कर रहा है, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया कर रहा है। तो जब वो गुड्स इंडिया से बाहर लेके जाएगा तो उसने जो मेरे को आईजीएसटी क्या करा था, पे करा था, वो उसका क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। वो उसका क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। देखिए, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स बाय टूरिस्ट लीविंग इंडिया टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, वो उस आईजीएसटी का क्या ले सकेगा, रिफंड ले सकेगा। ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, ठीक है, कि रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आफ्टर गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। जब गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएंगे, कस्टम फ्रंटियर को लीव कर जाएंगे, फिर हम क्या कर सकेंगे, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का या आईजीएसटी जो पे करा है हम उसका रिफंड ले सकेंगे। और कल अगर फेमा की टाइम लिमिट में प्लस आरबीआई की एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में एक्सपोर्ट कंसीडरेशन रिसीव नहीं होता है तो जो रिफंड हमको मिला था उसकी रिकवरी होगी अलोंग विथ किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। वर्ड टू वर्ड देख लो, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इवन कंसीडरेशन नॉट रिसीव्ड, रिफंड हमको मिल जाएगा, बट नॉट रिसीव्ड इन फेमा प्लस आरबीआई एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, रिकवरी ऑफ क्या होगा, रिफंड ग्रांटेड अलोंग विथ किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या है, सर्विस के केस में रिफंड हमको आईटीसी का या आईजीएसटी पेड का तभी मिलेगा जब कंसीडरेशन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होगा। तो आफ्टर कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन आईएनआर वेयर परमिटेड बाई क्या है, आरबीआई, तब हमको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में पेमेंट आने के बाद ही मिलेगा, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जैसे ही गुड्स क्या कर जाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे, हमको रिफंड मिल जाएगा, हमको रिफंड मिल जाएगा। आइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहे हैं जिसके बेस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे के अंदर सब कुछ इजी मैंने लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, कॉम्पैक्ट भी है और इजी भी है। तो चलिए अब हम करते हैं रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड, आईटीसी का रिफंड जीएसटी के अंदर कौन से केस में मिलता है वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वो दो केस हैं, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जीरो रेटेड मींस एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए, चाहे गुड्स करो चाहे सर्विस दो, अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी, अंडर बॉन्ड अंडर एलयूटी, और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी इनपुट is greater than, is higher than the rate of tax on outward supply at same point of time। जीएसटी के अंदर आईटीसी का रिफंड दो केस में मिलता है। पहला है जीरो रेटेड सप्लाई, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी है, अंडर बॉन्ड करी है, अंडर एलयूटी करी है, ठीक है। तो उस सप्लाई के लिए जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज काम में ली है उस आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाएगा। दूसरा आईटीसी का रिफंड मिलता है जो सप्लाई इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब है अगर आपके एक भी इनपुट की रेट आपकी आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस हो, तो आउटवर्ड सप्लाई की रेट से ज्यादा है, एक भी इनपुट की रेट अगर क्या हुई, ज्यादा हुई, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जिस समय हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं उसी समय। ऐसा नहीं कि आज के समय जब खरीदा तब तो इनपुट की रेट 18 थी, उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग करी और सर्विस हमने दी या गुड्स हमने दिया और बाद में जाके रेट उस पर क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एट ए सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपकी एक भी इनपुट की रेट आपके आउटवर्ड सप्लाई की जीएसटी की रेट से ज्यादा है, इनपुट की रेट क्या है, ज्यादा है, तो उसे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का क्या मिल सकेगा, रिफंड मिल सकेगा। ओके, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स exported out of India are subject to export duty or supplier avails duty drawback। ठीक है,
जीरो रेटेड सप्लाई है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है, अंडर बॉन्ड है, अंडर एलयूटी है, आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलेगा अगर वो गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है। सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब उस पे कुछ ना कुछ अमाउंट एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट रहता है। ऐसे गुड्स पे आपको क्या नहीं मिलेगा, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट नील रेटेड है या होली एग्जेम्प्ट है, या फिर वो गुड्स कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन ही नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है ही नहीं, ठीक है, या फिर नील रेटेड है, या फिर वो क्या है, होली एग्जेम्प्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी से, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो रिफंड मिल जाएगा। ओके, तो कब नहीं मिलेगा, जब वो गुड्स सब्जेक्ट टू क्या होंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी होंगे, या फिर आपको किसी और लॉ के अंदर जो टैक्सेस आप पहले पे करके आए हो उसका आपको रिफंड मिल रहा हो। जैसे कस्टम में मिलता है ना ड्यूटी ड्रॉबैक, तो अगर किसी दूसरे लॉ में आपको रिफंड मिल रहा है टैक्सेस पेड का, तो फिर यहां पर आपको उन टैक्सेस का दोबारा तो रिफंड मिलेगा नहीं। तो एक्सेप्शन है कौन से, गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, या फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है। लेकिन अगर गुड्स सब्जेक्ट टू नील रेटेड है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है और नॉट कवर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल हैं, तो उन गुड्स को हम नहीं मानेंगे कि वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, नॉट कंसीडर्ड एज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, और आप उस पे क्या कर सकोगे, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले सकोगे। सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज टू बी पेड उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट शैल बी कंसीडर्ड एज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब जिस पे अपन को एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना है उसे हम सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। नील रेटेड को, फुल्ली एग्जेम्प्ट को, या फिर जो नॉट कवर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल है उन्हें हम नॉट सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी करते हैं। ओके, और एक्यूमुलेटेड आईटीसी का आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ओके, नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नोटिफाइड सप्लाईज नॉट कवर्ड। अगर आपकी सप्लाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, एक भी इनपुट की जीएसटी की रेट आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रेट से क्या है, ज्यादा है, तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिलता है। लेकिन अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई ही नील रेटेड है, ठीक है, होली एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो उसे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई सप्लाई ही क्या होती है, होली एग्जेम्प्ट होती है और या फिर नील रेटेड होती है, तो वैसे हमको आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो अगर नील रेटेड है, होली एग्जेम्प्ट है, तो उसे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। और खास बात, अगर कोई सप्लाई नोटिफाइड है, ठीक है, भले आउटवर्ड सप्लाई की रेट कम है और किसी भी इनपुट की रेट ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड कर दिया है और नोटिफाइड करके बोल दिया है कि इस सप्लाई पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होते हुए भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इट मींस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कब नहीं मिलेगा, जब सप्लाई आपकी नील रेटेड हो, होली क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, या फिर नोटिफाइड बाई क्या हो, गवर्नमेंट हो, नहीं मिलेगा। और जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड कर रहे हो, एलयूटी कर रहे हो, तो कब नहीं मिलेगा, जब वो क्या हो, सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, वो गुड सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, या फिर आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा हो, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रिफंड कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रिफंड एज पर फॉर्मूला रूल 89 सब रूल 4 सब रूल 5 ई क्रेडिट बैलेंस आफ्टर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B at the end of tax period for which refund is claimed, or e-credit balance at the time of filing of refund application whichever is lower। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। रिफंड मिलेगा कितना, तो पहले 89 सब रूल 4 से या सब रूल 5 से हम प्रोपोर्शनेट क्या निकालेंगे, रिफंड का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, कि जीरो रेट सप्लाई पे कितना प्रोपोर्शनेट रिफंड मिल रहा है, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कितना प्रोपोर्शनेट रिफंड मिल रहा है। ओके, फिर जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, उस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करने के बाद, जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद, जो आपका ई क्रेडिट लेजर का क्या बचा है, बैलेंस पड़ा है, उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उससे कंपेयर करेंगे भाई, जिस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, उस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करने के बाद जो ई क्रेडिट का क्या बचता है, बैलेंस बचता है, उससे कंपेयर करेंगे। और तीसरा कंपेयर करेंगे, रिफंड तो आप 2 साल तक क्लेम कर सकते हो, तो फिर जब भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, जब भी रिफंड क्लेम कर रहे हो, उस समय ई क्रेडिट लेजर में जितना बैलेंस है
तो जब रिफंड क्लेम करा उस समय ई क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है, जिस टैक्स पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हो उस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करने के बाद में जो ई क्रेडिट का बैलेंस है, और तीसरा जो प्रोपोर्शनेट रिफंड आपने क्या करा है, निकाला है रूल 89 सब रूल 4 से और सब रूल 5 के प्रोविजन से। इन तीनों में से जो भी विच एवर इसके आएगा लोअर आएगा, उतने का आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। उतने का आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। यस, अब मैं आपको करा रहा हूं रूल 89 सब रूल 4A, रूल 89 सब रूल 4A। ओके, किसके लिए है, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए। हियर इट इज रजिस्टर्ड सप्लायर और रिसिपिएंट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन EHTP, STP, BTP एंड EPCG। ओके, तो हम इनको सप्लाई कर रहे हैं, EOU यूनिट को सप्लाई करते हैं, EHTP यूनिट को सप्लाई करते हैं, STP को सप्लाई करते हैं, तो वो सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाती है। वो सप्लाई क्या कहलाती है, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाती है। और डीम्ड एक्सपोर्ट पे क्या मिलता है, रिफंड मिल जाता है, रजिस्टर्ड सप्लायर को मिल जाता है। अगर रिसिपेंट ने ITC नहीं लिया है और वो अंडरटेकिंग दे देता है सप्लायर को कि आप रिफंड ले सकते हैं, एल्स रिसिपेंट क्या लेता है, रिफंड लेता है, पहले ITC ले लेता है और फिर वो उसका क्या लेता है, रिफंड ले लेता है। फिर EOU यूनिट आगे एक्सपोर्ट सप्लाई करती है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, अंडर बॉन्ड, अंडर क्या करती है, LUT करती है। ऑन पेमेंट ऑफ IGST वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो ये रहा एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सा होगा, IGST, दैट इज अंडर बॉन्ड और क्या है, LUT है। इस डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई पे क्या करा है, टैक्स पेड करा है। अब इस टैक्स पेड का क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड ऑफ टैक्स पेड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। तो डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया गया है उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, मालूम ही है। अब आगे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इस सप्लाई में हमको अदर इनपुट्स भी काम आ रहे हैं और अदर इनपुट सर्विसेज भी क्या आ रही है, काम में आ रही है। अदर देन डीम्ड एक्सपोर्ट, अदर देन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, अदर इनपुट्स और जो अदर इनपुट सर्विसेज काम आ रही है इस एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए, जो हम विदाउट पेमेंट ऑफ क्या कर रहे हैं, IGST, अंडर बॉन्ड और LUT कर रहे हैं। इस अदर इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो हमने टैक्स पे किया है उसके ITC का भी क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो आइए देखें कैसे मिल रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई एंड अदर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इनका हमको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो सप्लाई हमने करी है आगे, तो डीम्ड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स पे करा उसका मिल जाएगा, अदर इनपुट पे का ITC का भी रिफंड मिल जाएगा और इनपुट सर्विस का भी हमको रिफंड मिल जाएगा। अब नाउ लिसन, रूल 89 सब रूल 4B, रूल 89 सब रूल 4B वो है मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर से क्या करता है, परचेज करता है कंसेशनल रेट पे। कंसेशनल रेट 0.05% CGST, 0.05% SGST, 0.1% क्या करता है, IGST पे करके वो प्रोक्यूर करता है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देता है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, अंडर बॉन्ड और LUT करता है। तो ये जो टैक्स पे करा इसने मर्चेंट एक्सपोर्ट सप्लाई पे 0.05%, 0.05%, ओके। और फिर क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, अंडर बॉन्ड और LUT। अब इस एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए जो अदर इनपुट्स काम आए हैं और जो अदर इनपुट सर्विसेज काम आई है उसके भी ITC का उसको रिफंड मिल जाएगा, उसके भी ITC का क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। आइए देखें, रिफंड ऑफ टैक्स पेड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन मर्चेंट एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट 0.05 प्लस 0.05 उसका रिफंड मिलेगा। एंड अदर इनपुट्स, और अदर इनपुट्स पे जो टैक्स पे करा एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स, उसका इसको क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है।
तो बेसिकली समझ में आई बात। ये जो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट वाली सप्लाई ली, फिर उसको आगे आपने एक्सपोर्ट करा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, तो उसके लिए आपको पूरा आईटीसी का रिफंड मिल गया। और ये जो मर्चेंट एक्सपोर्ट आपने ली और फिर आगे आपने उसको जीरो रेटेड सप्लाई करी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके लिए भी आपको आईटीसी का क्या मिल गया, रिफंड मिल गया। अब जो मैं आपको करा रहा हूं ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आईटीसी का रिफंड दो केस में मिलता है, आपको अभी बताया, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी है। अब हम उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, आइए वो सिखाता हूं आपको। जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी दैट इज अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी करोगे तो आपको एक्यूमुलेटेड आईटीसी का क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। कितना होगा आइए देखते हैं। रूल 89 सब रूल 4 एक प्रोपोर्शन बना रहा है। न्यूमरेटर में लेंगे टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से वाले, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड अंडर एलयूटी वाले, और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड और अंडर कौन सी वाली, एलयूटी वाली, दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी। डिनोमिनेटर लेंगे किसका, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का। ओके, प्रोपोर्शन बन गया और इस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे नेट आईटीसी से, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स का नहीं, ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। तो जिस पीरियड का आप रिफंड क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पीरियड में आपने जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी अवेल्ड करा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, आपने जो अवेल्ड करा है इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी, ठीक है, उससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन को इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए देखिए, न्यूमरेटर में अपन ने क्या लिया था, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी का क्या मतलब होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी लेंगे। अब ये भी कौन सी लेंगे, शिपिंग बिल वाली वैल्यू लोगे या इनवॉइस वैल्यू लोगे। ओके, तो उसके लिए भी सुनो, एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, हालांकि दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए, शिपिंग बिल में भी और टैक्स इनवॉइस में भी, लेकिन अगर अलग है तो शिपिंग बिल में जो एफओबी वैल्यू दी है, और टैक्स इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी की टैक्स इनवॉइस वैल्यू बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जो वैल्यू दी है, दोनों में जो लोअर होगा वो लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। तो सिमिलर सप्लायर या अदर सप्लायर जो डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहा है सेम गुड्स को, उसकी वैल्यू का 1.5%, तो डोमेस्टिक वैल्यू का 1.5%, और इधर लेंगे कौन सा, एफओबी वैल्यू और टैक्स इनवॉइस वैल्यू, दोनों में से जो क्या होगा, लोअर होगा, उसको कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक सप्लाई की 1.5 टाइम्स से, और दोनों में से जो क्या होगा, लोअर होगा, वो हम मानेंगे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी है, अंडर बॉन्ड और अंडर क्या है, एलयूटी है। ओके, नाउ और इसमें से हम रिड्यूस कर देंगे टर्नओवर, लेस कर देंगे टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर रूल 89 सब रूल 4A और सब रूल कौन सा, 4B, क्योंकि इसका हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, रिफंड ले चुके हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात। ये भी तो जीरो रेटेड सप्लाई है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, लेकिन इसके लिए तो जो इनपुट सर्विस काम आए उसका अपन ने क्या ले लिया, रिफंड ले लिया। और ये रहा मर्चेंट एक्सपोर्ट, ये आगे हमने एक्सपोर्ट सप्लाई करी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी, अंडर बॉन्ड और एलयूटी करी, और इसके लिए भी जो इनपुट सर्विस काम आए उसका अपन ने क्या ले लिया, रिफंड ले चुके हैं। इसलिए ये हम रिड्यूस कर देंगे टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की कैलकुलेशन में। वापिस से देखिए, टर्न ओवर ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर रूल 89 सब रूल 4A और 4B। ओके, ये हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। कौन सा हुआ, एक तो हुआ डीम्ड एक्सपोर्ट वाला, एक हुआ मर्चेंट एक्सपोर्टर वाला। किसकी कैलकुलेशन में से लेस कर लेंगे,
टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी, उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन में से हम ये लेस कर लेंगे। ओके, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड एलयूटी, इसमें हम कौन कौन सा टर्नओवर लेंगे? तो आइए देखिए, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड, तो जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं उस पीरियड में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए जितना भी आपको कंसीडरेशन पेमेंट रिसीव हो गया, जितना भी रिसीव हो चुका है, जितना भी रिसीव हो गया उसमें से लेस कर लो, जितना एग्रीगेट रिसीव हुआ उसमें से लेस कर लो, रिड्यूस्ड बाय एडवांस रिसीव, उसमें से लेस कर लो जो एडवांस है। एडवांस का मतलब पेमेंट तो आ गया लेकिन सर्विस का क्या नहीं हुआ, प्रोविजन नहीं हुआ। तो पहले तो जिस भी रेलेवेंट पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो उस रेलेवेंट पीरियड में जितना भी एग्रीगेट आपको कंसीडरेशन रिसीव हुआ है, पेमेंट रिसीव हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए, उसमें से रिड्यूस कर लीजिए वो अमाउंट जो एडवांस है। पैसा तो मिल गया लेकिन अभी सर्विस का प्रोविजन नहीं हुआ, तो रिड्यूस्ड बाय एडवांस रिसीव्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच सप्लाई हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, जिसकी अपन ने सप्लाई नहीं करी है। ओके, प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रायर टू रेलेवेंट पीरियड। अब आप इसमें से वो ऐड कर लीजिए जिसको सर्विस का प्रोविजन तो इस रेलेवेंट पीरियड में हुआ है, जिस रेलेवेंट पीरियड का हम क्या कर रहे हैं, रिफंड क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसका पेमेंट क्या आ गया था, पहले ही आ गया था। ठीक है, इस रेलेवेंट पीरियड से पहले के पीरियड में क्या आ गया था, पेमेंट आ गया था। ओके, तो वो आप ऐड कर लीजिए। कुल मिला के ये है जिसका पेमेंट आ गया हो और जिसका सर्विस का प्रोविजन इस रेलेवेंट पीरियड में हुआ हो, वो आपको एक्सपोर्ट ऑफ क्या लेना है, सर्विस लेना है। वापिस से बताता हूं, जिस सर्विस का प्रोविजन इस रेलेवेंट पीरियड में हुआ हो और प्लस जिसका पेमेंट आ गया हो, पेमेंट चाहे इसी रेलेवेंट पीरियड में आया हो या किसी पिछले रेलेवेंट पीरियड में आया हो। ओके, कहने का मतलब है अगर आपको पेमेंट आ गया लेकिन अभी तक सर्विस का प्रोविजन नहीं हुआ तो वो आप टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, और अगर सर्विस का प्रोविजन हो गया, पेमेंट नहीं आया, ठीक है, एक तो था भाई पेमेंट आ गया, सर्विस का प्रोविजन नहीं हुआ तो वो इंक्लूड नहीं करोगे, और एक क्या हुआ, सर्विस का प्रोविजन तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं आया तो उसे भी इंक्लूड नहीं करोगे। सिर्फ उसे इंक्लूड करोगे जिसका पेमेंट आ चुका है इस रेलेवेंट पीरियड में या पिछले रेलेवेंट पीरियड में, और जिसका सर्विस का प्रोविजन हुआ है इस रेलेवेंट पीरियड में। ओके, जिस सर्विस का प्रोविजन हुआ है इस रेलेवेंट पीरियड में या पिछले रेलेवेंट पीरियड में, पिछले रेलेवेंट पीरियड में हुआ, पेमेंट इस ईयर इस रेलेवेंट पीरियड में आ गया, आप कंसीडर कर लीजिए। ओके, पेमेंट पहले आ गया, प्रोविजन इस रेलेवेंट पीरियड में आया, उसे आप इंक्लूड कर लीजिए। पेमेंट भी इसी रेलेवेंट पीरियड में आया और इसी रेलेवेंट पीरियड में प्रोविजन हुआ, उसे भी क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। ओके, लेकिन इसमें से टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और एलयूटी में से लेस नहीं करना है। क्या लेस नहीं करना, जो रूल 89 सब रूल 4A और 4B वाला था वो इसमें से लेस नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में से लेस करना था, गुड्स में से। तो नो प्रोविजन टू रिड्यूस जीरो रेटेड सप्लाई अंडर रूल 89 सब रूल 4A सब रूल 4B इन कंप्यूटेशन ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस टर्नओवर, वो सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के टर्नओवर में क्या होगा, लेस होगा, सर्विस में से क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा। ओके, तो न्यूमरेटर तो आ ही गया अपन को, अब निकालते हैं डिनोमिनेटर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो हमको जीएसटी वाइज लेना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो आप तो पहले गुड्स का टर्नओवर ले लो। गुड्स का टर्नओवर कैसे लोगे, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विस, मतलब गुड्स का टर्नओवर ले लो, सारे गुड्स का टर्नओवर, चाहे वो जीरो रेटेड सप्लाई हो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, चाहे वो जीरो रेटेड सप्लाई हो विद पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी, वो भी ले लीजिए, या डोमेस्टिकली क्या करी हो, सप्लाई करी हो आपने, वो ले लीजिए। मतलब गुड्स का पूरा टर्नओवर ले लीजिए, गुड्स का क्या ले लीजिए, पूरा टर्नओवर ले लीजिए, दैट इज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब सब कुछ ले लीजिए गुड्स का। अब सर्विस का कैसे लोगे, तो सर्विस का लो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस
विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लो। सर्विस के केस में जब आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस लोगे तो सिर्फ वो वाली लोगे जो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी थी, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी नहीं लोगे। गुड्स के तो केस में दोनों ले लोगे, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी ले लोगे और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी ले लोगे, लेकिन सर्विस में ओनली विदाउट पेमेंट ऑफ क्या लोगे, आईजीएसटी लोगे। विदाउट पेमेंट ऑफ क्या लोगे, आईजीएसटी लोगे। और जो नॉन जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस करी है वो, कहने का मतलब है दैट इज एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो सर्विस को अगर आपने एक्सपोर्ट करा है, जीरो रेटेड सप्लाई करी है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो आपको डिनोमिनेटर में नहीं लेना है। गुड्स के केस में तो क्या कर लेना है, लेना है, ले लिया। अब इसमें से लेस कर लो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई पे अपन को आईटीसी मिलता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे अपन को आईटीसी मिलता ही नहीं है। और लेस कर लो टर्नओवर ऑफ रूल 89 सब रूल 4A और क्या है सब रूल 4B, क्योंकि उसका अपन ने क्या ले लिया, सेपरेट आईटीसी का रिफंड ले लिया है, तो इसको टर्नओवर से हटाओ। तो देखिए होता क्या है, आपके पास में ये इनपुट का आईटीसी है, लॉजिक समझना है, तो ये इनपुट का आईटीसी है और ये रहा आपके पास में इनपुट सर्विसेज का आईटीसी। अब आपने क्या करी है, आगे सप्लाई करी है ना, ठीक है ना, आपने क्या करी है, सप्लाई करी है, कई तरह की सप्लाई करी होगी। ओके, आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी होगी, गुड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अंडर बॉन्ड करी होगी, अंडर एलयूटी करी होगी। जीरो रेटेड क्या करी होगी, सप्लाई करी होगी ऑन पेमेंट ऑफ कौन सी करी होगी, आईजीएसटी भी करी होगी, करी होगी। और भी जो दूसरे गुड्स की डोमेस्टिक सप्लाई होगी वो भी करी होगी आपने, ये डोमेस्टिकली क्या है सप्लाई है, वो भी आपने करी होगी। ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करी होगी आपने, गुड्स की एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, आपने सर्विसेज की भी सप्लाई करी होगी, ये आईटीसी लेके आपने सप्लाई कौन कौन सी करी है, गुड्स की और सर्विस की। सर्विस में कौन सी, जीरो रेटेड सप्लाई, अंडर कौन सा, एलयूटी और बॉन्ड। जीरो रेटेड सप्लाई करा होगा आपने ऑन पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी। आपने सर्विस को डोमेस्टिकली भी तो क्या करा होगा, सप्लाई करा होगा, ये लीजिए डोमेस्टिकली भी क्या करा, सप्लाई करा। आपने क्या करा होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी तो करी होगी, ये रहा एग्जेम्प्ट सप्लाई। और आपने वो भी तो सप्लाई करी होगी डीम्ड एक्सपोर्ट वाली, ये रहा। समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, गुड्स के केस में इसको टर्नओवर में लेना है, इसको भी टर्नओवर में लेना है, इसको भी टर्नओवर में लेना है, इसको टर्नओवर में नहीं लेना है क्योंकि इस पे अपन को आईटीसी मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर जो आईटीसी ये है ना, ये आईटीसी मिला ही नहीं होगा इसके लिए अपन को, और इसको भी नहीं लेना है क्योंकि इसका अपन को सेपरेटली क्या मिल गया, रिफंड मिल गया। सर्विस की बात आए तो इसको लेना है, ये जो हमने जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस करी है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, उसको नहीं लेना। डोमेस्टिकली सप्लाई लेना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं लेना है, ठीक है। तो एडजस्टेड टर्नओवर भी आपको निकालना अब आ गया होगा, एडजस्टेड टर्नओवर। अच्छा, एडजस्टेड टर्नओवर जब लोगे तो अब आप जीरो रेटेड सप्लाई लोगे ऑफ गुड्स की विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सी, आईजीएसटी वाली लोगे, जैसे आपने न्यूमरेटर में ली थी, तो वैसे डिनोमिनेटर में भी लोगे तो वही लेना, वही अमाउंट। कौन सा, लोअर ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट और इनवॉइस वैल्यू में से लोअर जो होगा उसको कंपेयर करना 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। इन दोनों में से जो लोअर होगा, न्यूमरेटर में भी यही लिए था तो डिनोमिनेटर में भी क्या लेना, यही लेना। तो अब प्रपोर्शन बन चुका है हमारा, अब हमारा प्रपोर्शन बन चुका है टर्नओवर ऑफ जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड एलयूटी, डिवाइडेड बाय क्या करना है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी ऑफ इनपुट्स, ओनली इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। तो जिस पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हैं उस पीरियड में जो आईटीसी अवेल्ड करा है वो लेना है, एक्सक्लूडिंग नहीं लेना है। कौन सा नहीं लेना है, आईटीसी फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर रूल 89 सब रूल 4A 4B। तो जिसका आपको 4A 4B में क्या मिल गया, रिफंड मिल गया, उसको आप यहां पर क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए, ठीक है ना। आप उसको यहां पर क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए, ओके। और ये आपका क्या हो गया, प्रपोर्शन बन गया। और आपको बताया था ऐसा नहीं है कि इतना रिफंड मिलेगा, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा ई क्रेडिट बैलेंस से। ये जो अभी आपने प्रपोर्शनेट रिफंड निकाला ना रूल 89 सब रूल 4 के फॉर्मूले से,
इसको आप कंपेयर करोगे क्रेडिट बैलेंस जो है आफ्टर जीएसटी 3B फाइलिंग, रिटर्न फाइल करने के बाद में जिस रेलेवेंट पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उस रेलेवेंट पीरियड का रिटर्न फाइल करने के बाद में जो आईटीसी का बैलेंस है वो, और जब आपने रिफंड क्लेम करा उस समय जो आईटीसी का बैलेंस था, दैट इज ई क्रेडिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसका अपन को क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। ओके तो बहुत ही तरीके से मैंने यहां पर डायग्राम की तरह सब कुछ क्या करा हुआ है, समझाया हुआ है, और सब कुछ रेडीमेड लिखा है। जैसे नॉट टू कंसीडर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है, जो रेलेवेंट पीरियड में आईटीसी अवेल्ड करा है, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस। और नेट का मतलब है रूल 89 सब रूल 4A और 4B वाला लेस कर लो। ये जो 4A वाला था ना, जो रिफंड मिल गया आपको, जिसका ऑलरेडी रिफंड मिल गया, उसको लेस कर लो। और ये रहा 4B मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला, जिसका आपको सेपरेटली क्या मिल गया, रिफंड मिल गया, उसको आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। तो ये हमने यहां पर कर लिया। कब, जब जीरो रेटेड सप्लाई हुई है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अब दूसरा है आईटीसी का रिफंड कब मिलता है, जब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है, जब एक भी इनपुट की रेट आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रेट से क्या होती है, ज्यादा होती है एट ए सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम उसे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी सप्लाई नोटिफाइड है तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। अब जब मिलेगा तो यहां पर कैसे मिलेगा, रूल 89 सब रूल 5 है, रूल 89 और सब रूल 5 है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। कैसे निकलेगा रिफंड, बहुत सिंपल प्रोपोर्शन है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस। तो जो सप्लाई जिसपे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उसका आप टर्नओवर लो, उसको डिवाइड करो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर अभी आपको बताया तो रूल 89 सब रूल 4 में वही लेना है, जहां जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी को नहीं लेना है। रूल 89 सब रूल 4A और 4B से जो रिफंड मिल गया, ये जो आपने सप्लाई करी ना, ये जो सप्लाई करी इसके लिए अपन को रिफंड मिल चुका है, तो ये भी नहीं लेना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में, और ये भी नहीं लेना है। जो मर्चेंट एक्सपोर्टर ने जो आगे क्या करा, एक्सपोर्ट करा, वो भी नहीं लेना है, और ये जो ईओयू ने आगे जो क्या करा, एक्सपोर्ट करा, वो भी नहीं लेना है। ओके तो मतलब सेम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लेना है जो अपन ने रूल 89 सब रूल 4A में लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेट आईटीसी ऑफ इनपुट। अब सिर्फ इनपुट का लेना है, क्योंकि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है सिर्फ इनपुट की वजह से, इनपुट सर्विस की वजह से नहीं, कैपिटल गुड्स की रेट की वजह से नहीं, ओनली इनपुट। तो यहां पर आपको सिर्फ इनपुट का क्या लेना है, आईटीसी लेना है, अवेल्ड ड्यूरिंग क्या रेलेवेंट पीरियड, और सभी इनपुट का लेना है, सिर्फ वो इनपुट नहीं लेना जिसकी रेट क्या थी, ज्यादा थी आउटवर्ड सप्लाई की रेट से, सिर्फ वो इनपुट का आईटीसी नहीं। जब लोगे तो सभी इनपुट का आईटीसी लोगे, ऑल इनपुट का नेट आईटीसी लेना है, ठीक है, रेलेवेंट पीरियड में जो आपने क्या करा है, अवेल करा है। ये प्रोपोर्शन बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझते हैं भाई, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, इसके लिए आपको इतना आईटीसी मिला था, नेट आईटीसी मिला था किसका, इनपुट का, ये सप्लाई करने के लिए इतना मिला। तो प्रोपोर्शन है कि फिर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कितना आईटीसी बनता है, तो प्रोपोर्शन करके निकालेंगे। कैसे निकालोगे, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट डिवाइड कर लोगे किससे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, और फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के टर्नओवर से, यही तो करोगे। इससे मालूम पड़ जाएगा कि इसके लिए कितना इनपुट का आईटीसी मिला है, कितना मिला है। अब इसको आप रिड्यूस करोगे, क्यों रिड्यूस करोगे, क्योंकि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे अपन को जीएसटी का पेमेंट भी तो करना है, तो कुछ इनपुट का आईटीसी तो यूज भी हो जाएगा। भाई ये जितना अमाउंट निकला ना, मान लीजिए ये अमाउंट कितना निकला, 60,000 निकला, कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे आप इसको ऐसा समझो, मान लो ये 10 लाख है, ठीक है ना, ये कितना है, 10 लाख है, और आईटीसी कितना है, ये 1 लाख है, ठीक है ना, 1 लाख है। इस 10 लाख में से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाली सप्लाई कितनी है, 6 लाख है। तो इसका मतलब इसके लिए आईटीसी कितना मिला, 60,000 का आईटीसी मिला इनपुट का। लेकिन इस इनपुट के आईटीसी को अपन तो पेमेंट करने में काम ले सकेंगे ना, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे, इस पे अपन को टैक्स का पेमेंट भी तो करना होगा,
ठीक है ना, उसमें काम ले सकेंगे, तो वो हम लेस कर लेंगे। कैसे लेस करेंगे, आइए देखिए। तो जितना भी टैक्स पेबल है, जितना भी टैक्स पेबल है ऑन सच इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, उस पे जितना भी टैक्स पेबल है उसको भी प्रपोर्शन करो, उसको भी आप प्रपोर्शन करो। जितना टैक्स पेबल है उसका भी प्रपोर्शन बनाओ, किससे, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट से डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज से। ओके, जैसे कि मान लीजिए इस 6 लाख पे आपको, इस 6 लाख पे आपको मान लीजिए 70,000 रुपए का क्या देना है, टैक्स देना है। तो ये 70,000 रुपए का टैक्स आप आईटीसी से दे सकोगे। अब आपके पास है, मान लीजिए आईटीसी तो इनपुट और इनपुट सर्विस का दोनों का पड़ा है, लेकिन उसमें से कितना इनपुट का आईटीसी है ये प्रोपोर्शन निकाल लो और उसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसको आप यहां पर क्या कर रही है, मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए ये प्रोपोर्शन बन रहा है 40%, इसका मतलब 70,000 के टैक्स को आप 28,000 इनपुट के आईटीसी से पे कर सकते थे। जो आपको 70,000 टैक्स पे करना है ना, इस 70,000 में से सिर्फ 28,000 ही टैक्स आप इनपुट के आईटीसी से पे कर सकते थे। इनपुट के आईटीसी से क्या कर सकते थे, पे कर सकते थे। ओके, और बन कितना रहा था, 60,000 बन रहा था, इसमें से 28,000 क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, तो बाकी अमाउंट का अपन को क्या मिल सकेगा, रिफंड मिल सकेगा। बाकी अमाउंट का रिफंड मिल सकेगा। तो एक बार आपको प्रोपोर्शन वापस बताता हूं, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, प्रोपोर्शन बन गया। इस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करो ऑल इनपुट के आईटीसी से, ऑल इनपुट के किससे, आईटीसी से मल्टीप्लाई कर लो। रिड्यूस करो टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, जितना टैक्स पेबल है। अब आप ये देखिए इसमें से कितना टैक्स अपन इनपुट के आईटीसी से पे कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करो किस प्रोपोर्शन से, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। तो इतने का आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। नेट आईटीसी ऑफ इनपुट जो लिया था अपन ने, इनपुट का आईटीसी लिया था, उसमें से एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है। रिफंड ऑफ इनपुट आईटीसी, रिफंड ऑफ इनपुट आईटीसी अंडर रूल 89 सब रूल 4A 4B, क्योंकि 4A 4B का अपन को सेपरेटली क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है, तो उसको अपन क्या कर लेंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे। बस इतना सा ही फॉर्मूला था रूल 89 सब रूल किसका, 5 का। रूल 89 सब रूल किसका, 5 का। इतना सा क्या था, फॉर्मूला था। ओके, यस यस। अब अगर आप एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना है, 10 लाख का एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, और हमारे पास में इनपुट का आईटीसी कितना है, 1 लाख है। इनपुट का आईटीसी, सभी इनपुट का आईटीसी। आउट ऑफ 10 लाख में से 6 लाख की सप्लाई ऐसी है जिसपे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, मतलब इनपुट की रेट कम है और आउटवर्ड सप्लाई की रेट ज्यादा है। इसका मतलब जब 10 लाख पे 1 लाख का आईटीसी इनपुट का, तो 6 लाख पे कितना होगा, 6 लाख पे कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 60,000 होगा। ऑब्वियसली बात है, प्रोपोर्शन बनाओगे तो कितना बनेगा, 60,000 का क्या बनेगा, प्रोपोर्शन बनेगा। बन गया। इसका मतलब है 6 लाख की सप्लाई पे 60,000 का इनपुट का आईटीसी बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, 60,000 का बन रहा है। अब सुनिए, अब इस 6 लाख की सप्लाई पे आपको टैक्स भी तो पे करना होगा। इस 6 लाख की सप्लाई पे आपको आउटपुट टैक्स भी तो क्या करना होगा, पे करना होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 70,000 रुपए का टैक्स पे करना है इस 6 लाख पे। इस 6 लाख पे आपको 70,000 रुपए का टैक्स पे करना है और आपके पास में टोटल 4 लाख रुपए का इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी है। इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी तो 4 लाख है, उसमें से इनपुट का आईटीसी कितना है, सिर्फ 1 लाख था। ऊपर निकाला था अपन ने, 1 लाख का इनपुट का आईटीसी था और इनपुट और इनपुट सर्विस का आईटीसी कितना है, 4 लाख है। और हमको टैक्स कितना पे करना है, 70,000 पे करना है, 70,000 पे करना है। इसका मतलब हमारे पास में इनपुट का आईटीसी कितना है, 40% है। हमारे पास में इनपुट का आईटीसी का प्रोपोर्शन कितना है, 40% है। तो इस 70,000 में से हम 28,000 क्या कर सकते हैं, इनपुट के आईटीसी से पे कर सकते थे। टोटल 70,000 टैक्स पे करना है, टोटल तो 70,000 पे करना है, लेकिन इस 70,000 में से सिर्फ इनपुट के आईटीसी से हम कितना पे कर सकते हैं, 28,000 पे कर सकते हैं, 28,000 पे कर सकते हैं। तो 6 लाख पे बन तो 60,000 का आईटीसी रहा था इनपुट का, और 28,000 हम उसको पेमेंट में क्या ले सकेंगे, काम ले सकेंगे। तो एक्सेस आईटीसी कितना हुआ, 32,000 का हुआ। तो ये 32,000 निकलेगा रूल 89 सब रूल किससे, 5 से।
कि टोटल तो 60,000 बन रहा है आपका, 6 लाख पे 60,000 बन रहा है, लेकिन आपको टैक्स भी तो पे करना है, ठीक है। और इनपुट के आईटीसी से आप कितना टैक्स पे करोगे? 28,000 ही पे कर पाओगे, क्योंकि 40% है, ठीक है ना, 40% इनपुट का आईटीसी है। 4 लाख इनपुट और इनपुट सर्विस का है, तो उसमें से इनपुट का आईटीसी कितना है? 1 लाख है, मतलब कितना है? 40% है। ये 40% ही होता है ना? नहीं यार, 40% का होता है 40 नहीं होता ना, तो चेंज कर देते हैं अपन, तो इजी कर देते हैं, 25 होता है ना, 25% होता है, 40 गलत कर दिया, कितना होता है? 25%। तो कितना होगा? 17,500 हो जाएगा। इसका मतलब 70,000 में से, 70,000 के टैक्स में से 17,500 ही हम इनपुट के आईटीसी से पे कर सकते थे। ये अपन लेस कर लेंगे और इतना अपन क्या ले सकेंगे? रिफंड ले सकेंगे। इतना अपन क्या ले सकेंगे? रिफंड ले सकेंगे। ओके, तो ये हमारा रूल 89 और सब रूल कौन सा था? 5 था। एग्जाम में इस पे क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, पूरा डायग्रामेटिक क्या कर रखा है, समझा रखा है मैंने यहाँ पर, तो आप सिर्फ रीड करेंगे और पूरा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके, अब सिर्फ छोटा सा प्रोसीजरल पार्ट कवर करते हैं हम। यस, तो आइए, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आप गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी पे, मतलब एलयूटी और बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो फिर उस केस में रिफंड किससे लोगे? तो एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, अगर गुड्स आपने एक्सपोर्ट करा है तो रिफंड जीएसटी डिपार्टमेंट से नहीं, कस्टम से मिलेगा। जो शिपिंग बिल है, जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में शिपिंग बिल होगा, जो बिल ऑफ एक्सपोर्ट होगा, उसी को ही क्या मान ली जाएगी? रिफंड एप्लीकेशन मान ली जाएगी। मतलब आरएफडी 01 देने की जरूरत नहीं है, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट को ही रिफंड एप्लीकेशन मान ली जाएगी। ओके, और जब आपका कन्वेंस का जो पर्सन इन चार्ज होगा, जब वो डिपार्चर और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्या कर देगा? फाइल कर देगा। डिपार्चर और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्या कर देगा? फाइल कर देगा। एक्सपोर्ट रिपोर्ट क्या कर देगा? फाइल कर देगा। तो आपको रिफंड मिल सकेगा, क्योंकि उसी के बाद में क्या होंगे? गुड्स इंडिया छोड़ के जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे। प्लस कंडीशन है कि आपने अपना रिटर्न क्या कर दिया हो? फाइल कर दिया हो, क्योंकि कस्टम का पोर्टल जीएसटी के पोर्टल से क्या कर लेगा? मैच कर लेगा। जीएसटीआर 3B में आप डिटेल्स दोगे और आपने कस्टम में शिपिंग बिल दी, दोनों की मैचिंग हो जाएगी। ओके, शिपिंग बिल फाइल हो चुका है, अलग से रिफंड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। पर्सन इन चार्ज ने डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या कर दिया? एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर दी, मतलब गुड्स देश छोड़ के जा रहे हैं, मतलब चले गए हैं। ओके, तब आपको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा, प्रोवाइडेड आधार ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए। जीएसटी में रिफंड के लिए जरूरी है आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल कौन सा? 10B। ओके, नाउ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स शैल प्रोसेस रिफंड क्लेम एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रिफंड नहीं देगा, जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो आपका रिफंड क्लेम को प्रोसेस करेगा। ओके, 3B से क्या कर लेगा? मैच कर लेगा और आपके अकाउंट में जो आईजीएसटी पे करा था उसका आपको कैश क्या दे देगा? रिफंड दे देगा। अब यही अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम्स नहीं लगता, इसलिए यहां पर आपको रिफंड एप्लीकेशन आरएफडी 01 करनी पड़ेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को। एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आरएफडी 01, इससे आपको क्या करना होगा? रिफंड एप्लीकेशन करनी होगी, सिंपल सी बात। रूल 96A ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी स्टार्टिंग पढ़ा चुका हूं, रीड कर देता हूं वापिस से, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लेकिन मैं। refund in case of export of goods or services without payment of IGST under bond or under कौन सा? LUT। under bond और under कौन सा? LUT, that is without payment of कौन सा है? IGST है, without payment of IGST। yes, तो रूल 96A कवर कर रहे हैं, रिफंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड LUT, that is without payment of IGST। आपको मालूम है बॉन्ड और एलयूटी क्यों एग्जीक्यूट कराया जाता है? बॉन्ड और एलयूटी इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है क्योंकि अभी तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी,
कल सर्विस की बात करें तो अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड इंडिया में रियलाइज नहीं करा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये बॉन्ड जो एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये जो एलयूटी जो दे रहे हो, ये आप अपने आप को बाइंड कर रहे हो कि अगर कल एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं आती है इंडिया में तो मैं आईजीएसटी का क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। इसलिए क्या करा जाता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखिए मैंने लिखा भी है बॉन्ड का लॉजिक। बॉन्ड एलयूटी क्यों होता है, बाइंडिंग हिमसेल्फ, एक्सपोर्टर को बाइंड करता है टू पे द टैक्स इंटरेस्ट। ओके, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, तो अगर आप सर्विस के केस में इनवॉइस की डेट से विद इन 1 ईयर में एक्सपोर्ट करेंसी को, एक्सपोर्ट प्रोसीड को इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में रियलाइज नहीं करते हो, तो जैसे ही 1 साल एक्सपायर हुए उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा। आपको आईजीएसटी का अलोंग विद टैक्स का क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड बाय एक्सपोर्टर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन आईएनआर वेयर एवर परमिटेड बाई क्या है, आरबीआई, वेयर एवर परमिटेड बाई क्या है, आरबीआई। तो कितना समय देते हैं, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्या है, इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ किसके लिए, सर्विस के लिए। अगर विद इन 1 ईयर में आप क्या नहीं करते हो, रिसीव नहीं करते हो तो ठीक है। आई थिंक मेरे को ये बात, आपको ये बात समझ में आ गई है। ओके, गुड्स के केस में क्या है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, ओके, अगर 3 महीने तक अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए, अगर वो 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए, दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ क्या है, इनवॉइस फॉर किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। इफ गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो गुड्स के केस में अगर 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होते हैं तो बॉन्ड इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है कि आप बाइंड कर रहे हो कि मैं आईजीएसटी का पेमेंट अलोंग विद किसके साथ करूंगा, इंटरेस्ट के साथ करूंगा। अलोंग विद किसके साथ में करूंगा, इंटरेस्ट के साथ में उसका क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। और सर्विस के केस में अगर विद इन 1 ईयर में आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं करी, ठीक है, तो आईजीएसटी का पेमेंट करोगे अलोंग विद किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में आप उसका पेमेंट करोगे। ओके, चलिए, फैसिलिटी टू सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी दैट इज अंडर बॉन्ड एलयूटी शैल स्टैंड विड्रॉ। आप फिर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, जीरोटेड सप्लाई नहीं कर पाओगे। कब नहीं कर पाओगे, इफ गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड विद इन अबव पीरियड, आपने 3 मंथ्स में गुड्स का क्या नहीं करा, एक्सपोर्ट नहीं करा, प्लस फेल्स टू पे दी क्या है, अबव अमाउंट। और 3 मंथ्स के बाद में 15 दिन में हमने आपको कहा था आईजीएसटी अलोंग विद इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना, नहीं करा, तो अब आपकी जो फैसिलिटी है जीरोटेड सप्लाई की विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये क्या होगी, विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पेमेंट कर दोगे वापस से रीस्टोर कर देंगे, तो ऑन पेमेंट फैसिलिटी रीस्टोर कर दी जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीड 250 lakhs ओनली एलयूटी विड्रॉ। अगर आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स का क्या करा है, इवेजन करा है, आपका इवेजन हुआ है, ठीक है, तो आप एलयूटी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फिर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जीरोटेड सप्लाई करना चाहते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हो, कर सकते हो। कैसे, बॉन्ड देके, बॉन्ड देके आप कर सकते हो, एलयूटी नहीं कर सकते। अगर आप क्या हो, प्रोसिक्यूटेड हो फॉर एनी ऑफेंस के लिए वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीड्स कितना है, 250 लाख है, तो एलयूटी फैसिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। हाँ, बॉन्ड एग्जीक्यूट करके आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी क्या कर सकोगे, आप जीरोटेड सप्लाई कर सकोगे। ओके, ये वापिस से मैंने कर दिया। फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड एलयूटी क्यों करा जाता है, इज टू बाइंड हिमसेल्फ फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अलोंग विथ इंटरेस्ट इफ गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड, ठीक है, गुड्स क्या नहीं हुआ, एक्सपोर्टेड नहीं हुआ, कितने समय के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और पेमेंट इन क्या है, फॉरेन करेंसी और आईएनआर इज नॉट रिसीव्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। मान लीजिए पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ, कल एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं हुई गुड्स के केस में, गुड्स के केस में एक्सपोर्ट प्रोसीड क्या नहीं हुई है, रियलाइज नहीं हुई है, ठीक है, तो फिर हम आपसे क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। हम आपसे क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। इसलिए हम आपको ये क्या करके देते हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहते हैं, एलयूटी एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहते हैं।
फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड एल्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड, बॉन्ड एल्यूटी देना ही जरूरी नहीं है इन केस जीरो डेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और नॉन जीएसटी गुड्स। अगर कोई गुड्स जो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एग्जेम्प्ट है या नॉन जीएसटी नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, तो उन पे आपको बॉन्ड एल्यूटी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एल्यूटी हम इसलिए एग्जीक्यूट करते हैं कि हम अपने आप को बाइंड कर रहे हैं कि कल अगर 3 महीने में गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं हुआ, पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ, तो हम आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे। लेकिन एग्जेम्प्ट गुड्स पे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल गुड्स पे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे गुड्स जो एग्जेम्प्ट हैं या नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, उनको अगर आप जीरो डेट सप्लाई कर रहे हो और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना चाहते हो, कर सकते हो, वहां बॉन्ड एल्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वहां बॉन्ड एल्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। यस, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, सेक्शन 54 रिफंड का है। RFD 01 रिफंड एप्लीकेशन होती है। रिफंड एप्लीकेशन हमें करनी होती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। विद इन 2 ईयर्स में आपको रिफंड एप्लीकेशन करनी है, एल्स रिफंड नहीं मिलेगा। फ्रॉम रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट डेट होगी वहां से 2 साल है। 2 ईयर्स की टाइम लिमिट नॉट एप्लीकेबल है इन केस ऑफ रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर। ई कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड चाहिए तो वहां 2 साल की कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम चार्टेड अकाउंटेंट CMA से, रिक्वायर्ड इफ क्लेम ऑफ रिफंड एक्सीड्स 2 लाख। ये हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आपका क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको CMA से सर्टिफाइड करवाना होगा कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आपने इसका इंसिडेंस आगे पास ऑन नहीं करा है, टू चेक अनजस्ट एनरिचमेंट। और अगर आपका क्लेम रिफंड 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो वहां आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन से ही क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। नो रिफंड शैल बी पेड, कोई रिफंड नहीं देंगे इफ अगर अमाउंट इज लेस देन 1000। अगर तुच्छ सा क्या है रिफंड का अमाउंट है, अगर 1000 रुपए से कम है, ये हम CGST एक्ट का प्रोविजन पढ़ रहे हैं। ओके, तो 1000 रुपए से कम का कोई भी हम आपको रिफंड नहीं देंगे। पर ये प्रोविजन भी नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल ही नहीं है इन केस ऑफ रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर। ई कैश लेजर के केस में 1000 रुपए से भी कम का हुआ तो वो रिफंड आपको मिल जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन, रिफंड क्लेम करने के लिए रूल 10B ने बताया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड रूल 10B। ओके, रिफंड इन केस ऑफ सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक की जोन की यूनिट को, डेवलपर को आप सप्लाई कर रहे हो फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए, फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए, तो रिफंड मिलेगा क्योंकि वो जीरो रेटेड सप्लाई है। रिफंड मिलेगा, किसको मिलेगा, सप्लायर को मिलेगा। अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स करी है, अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स करी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को या उसके डेवलपर को, तो आप रिफंड क्लेम कर पाओगे आफ्टर गुड्स हैव बीन एडमिटेड इन सेज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन एज एंडोर्स्ड बाय द स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द जोन। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो स्पेसिफाइड ऑफिसर होगा वो एंडोर्स करेगा कि ये गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रिसीव हो चुके हैं फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं अगर आपने सप्लाई तो दूसरी कर दी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई बता के रिफंड क्लेम करना चाहते हो, नहीं। तो वहां का जो स्पेसिफाइड ऑफिसर होगा जोन का, वो एंडोर्स करेगा कि वो सप्लाई रिसीव हो चुकी है फॉर किसके लिए, एडमिटेड हो चुकी है फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए। सेम विद सर्विस के केस में, along with such evidence regarding receipt of service for authorized operation as endorsed by specified officer of zone। वही specified officer of zone endorse करेगा कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए। इस बात का वो एविडेंस देगा, फिर हम क्या कर सकेंगे, रिफंड क्लेम कर सकेंगे। कौन रिफंड क्लेम करेगा, सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकेगा। ओके, सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकेगा। रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर बाय CTP NRTP, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जो बिजनेस कमेंस होने से पहले एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी ई कैश लेजर में क्या करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो उसका रिफंड ले सकेंगे।
after adjusting the tax payable out of advance tax deposited at the time of registration, refund shall be claimed only after last return required to be furnished by him has been so furnished. वो अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड का जब लास्ट रिटर्न फर्निश कर देंगे उसके बाद में वो ई कैश लेजर का क्या ले सकेंगे, रिफंड ले सकेंगे. तो सीटीपी, एनआरटीपी, ई कैश लेजर का रिफंड तो ले सकेंगे, लेकिन हर टैक्स पीरियड में नहीं. जिस पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद जब लास्ट रिटर्न फर्निश कर देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन पीरियड का, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन का लास्ट रिटर्न फर्निश कर देंगे, उसी के बाद में वो क्या कर सकेंगे, रिफंड क्लेम कर सकेंगे. आफ्टर एडजस्टिंग क्या है, टैक्स लायबिलिटी, तो वो रिफंड क्लेम कर सकेंगे. सिंपल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है. ओके, नो एडजस्टमेंट एनरिचमेंट प्रूफ, ठीक है, एडजस्टमेंट एनरिचमेंट प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. अनजस्ट एनरिचमेंट मालूम है क्या होता है, डेट इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट claimed as refund has not been passed on to any other person. तो हमको ये प्रूफ देना होता है कि इसका इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ है, लेकिन ये कोई क्लेम देने की जरूरत ही नहीं है. कहां पर, इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा का नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगी. ओके, लेकिन अगर 2 लाख से ज्यादा का है तो फिर सर्टिफिकेशन चाहिएगा. 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो कोई प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है. हाँ, सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि इसका क्या नहीं है, कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है, कि मैंने इसका इंसिडेंस पास ऑन नहीं करा है. तो सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रूफ देना होगा. और 2 लाख से ज्यादा का रिफंड क्लेम है तो प्रूफ उस केस में भी देना होगा. और क्या प्रूफ होगा, आपको सीए सीएमए से सर्टिफाई करवाना होगा. प्रूफ तो दोनों केस में देना होगा, लेकिन कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ना सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है और ना ही सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड है. मतलब मानेंगे ही नहीं कि अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ है. कौन सा केस है, रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर. आप ई कैश लेजर का रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो वहां अनजस्ट एनरिचमेंट का क्वेश्चन या राइज नहीं होता. रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी इंसिडेंस पास ऑन कर ही नहीं सकता है. तो उस केस में भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन पोर्टल पे रिफंड क्लेम करना चाह रहा है तो उसे भी अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रूफ देने की कोई भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है. अनजस्ट एनरिचमेंट की देने की जरूरत नहीं है. रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77, मतलब आपने रॉन्ग टैक्स पे कर दिया, ठीक है ना, रॉन्ग टैक्स पे कर दिया. अब आप क्या करोगे, पहले करेक्ट टैक्स पे करोगे, फिर आप रॉन्ग टैक्स का क्या लोगे, रिफंड लोगे. तो आपने जो रॉन्ग टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हो आफ्टर पेइंग करेक्ट टैक्स, यहां पर भी कोई प्रूफ देने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है. ठीक है, यहां पर भी कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. रिफंड ऑफ आईटीसी, आईटीसी का रिफंड 2 केस में मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में. आईटीसी का रिफंड, आईटीसी के रिफंड के केस में अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रूफ देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसिडेंस पास ऑन हो ही नहीं सकता. रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन ए सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड, विच इज नॉट क्या है, प्रोवाइडेड. तो अपन को एडवांस मिला, मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया, कल मान लीजिए सप्लाई हुई नहीं, ठीक है, मैंने आपको उसका क्या दे दिया, रिफंड वाउचर दे दिया. मैंने आपको उसका क्या दे दिया, रिफंड वाउचर दे दिया. मतलब मैंने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करी थी. अगर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू करी होती तो मैं आपको क्रेडिट नोट देता, और अगर मैंने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करी थी, रिसीट वाउचर इशू करा था, तो मैं आपको क्या दे दूंगा, रिफंड वाउचर दे दूंगा. रिफंड वाउचर क्या कर दूंगा, दे दूंगा. और इस केस में भी कोई एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का प्रूफ की जरूरत ही नहीं है. ओके, तो रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन ए सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब एडवांस लिया, रिसीट वाउचर दिया, आज एडवांस पूरा का पूरा आपको रिफंड कर दिया, आपको क्या दे दिया, रिफंड वाउचर दे दिया. मतलब टैक्स इनवॉइस मैंने इशू नहीं करी थी. अगर टैक्स इनवॉइस इशू करी होती तो मैं आपको क्रेडिट नोट देता, मैं आपको क्या देता, क्रेडिट नोट देता, जिससे मेरी लायबिलिटी एडजस्ट हो जाती, रिफंड की जरूरत ही नहीं पड़ती. और रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड, आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस. अगर आप ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हो, 2 तरीके से कर सकते हो. एक तो कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा, कोई एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उस आईजीएसटी का आप रिफंड ले लीजिएगा, वहां पर भी कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. तो कहां जरूरत नहीं है, ठीक है. ई कैश लेजर हो गया,
अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपने रॉन्ग टैक्स पे करा, अब करेक्ट टैक्स पे कर लो और रॉन्ग टैक्स का क्या ले लो, रिफंड ले लो। एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले लो, दो केस के अंदर आपको क्या करता है, मिलता है। आपको एडवांस मिला, रिसीट वाउचर दिया, आज आपने वो सप्लाई करी नहीं, आपने क्या दिया, रिफंड वाउचर दिया, ओके, इस केस में भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होगा। और लास्ट एक और कौन सा बताया कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वहां अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रूफ देना होगा, कि प्रूफ देना होगा कि सामने वाले से मैंने टैक्स चार्ज नहीं करा है, इंसिडेंस पास ऑन नहीं करा है, ओके, तो फिर आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो लिखा भी मैंने, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और डेवलपर ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड, प्रूफ ऑफ नो अनजस्टमेंट एंजिटमेंट रिक्वायर्ड होगा। वहां आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, डेक्लेरेशन देनी होगी टू द इफेक्ट दैट टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम कैश यूनिट और डेवलपर से मैंने टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, इस बात का प्रूफ देना होगा, तभी हमको रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर ये सप्लाई कौन सी है, जीरो रेट सप्लाई है, लेकिन अगर यही जीरो रेट सप्लाई अपन कौन सी कर रहे होते, एक्सपोर्ट कर रहे होते, एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो वहां एडजस्टमेंट एनरिचमेंट का कोई प्रूफ देने की क्या नहीं होती, जरूरत नहीं होती। आपको बताया था प्रोविजनल रिफंड मिल जाता है इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई है, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई है, चाहे वो आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी हो या विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करी हो, जो आपने रिफंड क्लेम करा उसका 90% हम आपको प्रोविजनल रिफंड दे देंगे विद इन कितने डेज में, 7 डेज में, ठीक है। तो आपको क्या दे देंगे, प्रोविजनल रिफंड दे देंगे विद इन 7 डेज में इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई हो। लेकिन कोई प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा अगर एप्लीकेंट हैज नॉट, ठीक है, ये तभी मिलेगा, आप इसको ऐसे समझ लो, ये प्रोविजनल रिफंड तभी मिलेगा जब एप्लीकेंट हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, इन पास्ट 5 years प्रीसीडिंग द टैक्स पीरियड फॉर ऑफेंस ऑफ टैक्स इवेजन ऑफ मोर देन 250 लाख। तो अगर आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा का पिछले 5 सालों में, पिछले कितने सालों में, 5 years में, प्रीसीडिंग टू क्या है, टैक्स पीरियड, आपने पिछले 5 सालों में अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स का इवेजन करा है तो आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। या फिर ये कह दूं, अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा का आपने टैक्स इवेजन नहीं करा है प्रीसीडिंग 5 years, प्रीसीडिंग टू क्या है, टैक्स पीरियड, तो आपको प्रोविजनल रिफंड 90% क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रोसीजर टू रिफंड क्लेम, आपको RFD 01 से एप्लीकेशन करनी होती है, लेकिन अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप गुड्स का क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ऑन पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी कर रहे हो, तो शिपिंग बिल जो था आपका, जो बिल ऑफ क्या था, एक्सपोर्ट था, वो उसी को हम आपकी क्या मान लेते हैं, रिफंड एप्लीकेशन मान लेते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी, अगर आपको आईटीसी का रिफंड चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ई क्रेडिट लेजर को, जितने अमाउंट का आप रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं उतने अमाउंट का आपको डेबिट करना पड़ेगा, ओके। फिर आपको रिफंड मिल जाएगा किसमें, ई कैश लेजर में, डेबिट करोगे ई क्रेडिट लेजर को, और आईटीसी का रिफंड किसमें मिलेगा, ई कैश लेजर में मिलेगा। आपको मालूम ना आईटीसी को यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है, पहले आईजीएसटी को यूज करते हैं, तो आज जब आप आईटीसी का रिफंड क्लेम करोगे तो आपको ई क्रेडिट को डेबिट करना होगा, और डेबिट करने का भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर। सबसे पहले आप आईजीएसटी के आईटीसी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। अब आपको और डेबिट करना है तो आप इक्वली डेबिट करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल। अब अगर किसी का बैलेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, तो फिर जिसका बैलेंस बचा हुआ है, बचा हुआ उसमें से क्या करना, डेबिट करना। तो सबसे पहले आईजीएसटी को करोगे, उसके बाद में सीजीएसटी एसजीएसटी को इक्वली करोगे जितना बैलेंस है, और फिर अगर किसी का बैलेंस कम पड़ गया तो फिर जिसका बैलेंस अवेलेबल है उसमें से क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन जीरो डेट सप्लाई, अगर आपने जीरो डेट सप्लाई करी है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो वो रिफंड भी आपको किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा। भले ही वो उस आईजीएसटी का पेमेंट, भले ही उस आईजीएसटी का पेमेंट आपने आईटीसी के यूटिलाइजेशन से करा होगा, कुछ भी कैश पेमेंट नहीं करा होगा, लेकिन उस आईजीएसटी का रिफंड आपको किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा। इन केस अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो हो सकता है कि वो आईजीएसटी का पेमेंट आपने पूरे आईटीसी से कर दिया होगा, लेकिन उसका रिफंड आपको किस में मिलेगा, ई कैश में मिलेगा। तो ई कैश में रिफंड आपको 2 केस में मिल रहा है, एक तो ई क्रेडिट का बैलेंस
आप रिफंड ले रहे हो तो वो कैश मिलेगा, या जो आईजीएसटी आपने पे करा है जीरो डेट सप्लाई पे तो उसका रिफंड भी आपको किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा। बाकी जो भी रिफंड है, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेड, बाकी जो रिफंड है, अब वो रिफंड कैसे मिलेंगे, तो जितना आपने एक्सेस टैक्स पे करा है, जितना आपने ई क्रेडिट से पे करा है, वो आपको ई क्रेडिट में ही क्या होगा, क्रेडिटेड होगा, आपको आईटीसी ही मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा। और जितना एक्सेस टैक्स आपने ई कैश लेजर से क्या करा है, पे करा है, उतना आपको क्या मिलेगा, कैश में रिफंड मिलेगा। समझ में आई बात? तो इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेड, मान लीजिए आपने एक्सेस टैक्स पूरा का पूरा आईटीसी से पे कर दिया, तो आपको रिफंड आईटीसी में ही मिलेगा, ई क्रेडिट लेजर में मिलेगा, ई कैश लेजर में नहीं मिलेगा। और अगर आपने एक्सेस टैक्स आपने कैश में पे करा है तो आपको रिफंड किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा। तो जितना भी रिफंड आपको ई क्रेडिट लेजर में मिलेगा, सो मच ऑफ एक्सेस टैक्स, उतना आपको ई क्रेडिट मिलेगा जितना एक्सेस टैक्स आपने ई क्रेडिट लेजर से पे करा था। और बाकी बचा हुआ ई कैश लेजर में मिलेगा जितना एक्सेस टैक्स आपने ई कैश लेजर से क्या करा था, पे करा था। ओके। इन केस ऑफ डेफिशिएंसीज इन रिटर्न रिफंड एप्लीकेशन, अगर रिफंड एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर ऑफिसर आपको कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी टू एप्लीकेंट, रिफंड एप्लीकेशन करने की 2 साल की टाइम लिमिट है, हमने एप्लीकेशन करी, उसमें डेफिशिएंसी थी, उन्होंने हमको कम्युनिकेट करा, मुझे अब वापस से नई फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी, फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगा। डेफिशिएंसी को मेरे को वापस से क्या करनी होगी, नई एप्लीकेशन करनी होगी। और जितना समय यहां पर लग गया ना, ये 2 साल की टाइम लिमिट में एक्सक्लूड हो जाएगा। कितना, जब मैंने डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन करी थी और उन्होंने मेरे को कम्युनिकेट करा था डेफिशिएंसी के बारे में, तो ये जितना समय लग गया, अब मुझे दोबारा एप्लीकेशन करनी होगी, इतना समय 2 साल की टाइम लिमिट में से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके। प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर, रिफंड का जो ऑर्डर होता है ना, कितने समय में, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। 60 डेज के अंदर इनको ऑर्डर क्या करना पड़ता है, पास करना होता है। और ऑर्डर ही नहीं, इनको रिफंड भी देना होता है। 60 डेज में ही ऑर्डर पास करना है, जब से हमारी एप्लीकेशन जो पूरी तरीके से कंप्लीट थी उसके 60 डेज के अंदर अंदर। अगर 60 डेज में रिफंड नहीं दिया, रिफंड भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ऑर्डर पास नहीं करा, ऑर्डर भी पास करना है और रिफंड भी देना है। अगर 60 डेज में नहीं दिया तो फिर वो रिफंड हमको इंटरेस्ट के साथ देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट से, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट से अपन को क्या देंगे, ये इंटरेस्ट देंगे। और कब से चालू होगा, पीरियड बियॉन्ड 60 डेज, पीरियड बियॉन्ड 60 डेज। तो जब मैंने एप्लीकेशन करी थी उसके 60 दिनों में रिफंड दे देना था, तो 61st डे से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। और कब तक चलेगा, टिल द डेट ऑफ रिफंड तक। इतने समय का उनको मुझको क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। ओके। now listen very carefully. Refund claimed arises from an order passed by an adjudicating authority, appellate authority, court. हम कोर्ट में गए और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अपन को कोई रिफंड मिल रहा है। मान लीजिए मेरी कोई डिमांड थी, ठीक है ना, और उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने अपील करी, मेरे पे कोई पेनल्टी लगाई, उस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने क्या करी, अपील करी, और अपील में मैं जीत गया, तो मेरे को उस पेनल्टी का क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। उस डिमांड का मेरे को क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अगर मेरे को रिफंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से मिल रहा है, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से मिल रहा है, ठीक है ना, और मेरे को किसके, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मिल रहा है, तो फिर मेरे को वहां पर रिफंड 6% की जगह कितने मिलेगा, 9% से मिलेगा। Okay, if refund is not granted within 60 days from the date of receipt of application, हमको एप्लीकेशन करनी होगी, अगर 60 डेज में नहीं दिया तो फ्रॉम 61st डे से मेरे को ब्याज मिलेगा 9% की रेट से मिलेगा, 6% नहीं 9% की रेट से। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये रिफंड प्री डिपोजिट वाला हुआ, अगर प्री डिपोजिट वाला क्या हुआ, रिफंड हुआ, तो उस पे ब्याज तो 6% ही है। अपील एंड रिवीजन चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको, सेक्शन 115 के अंदर, कि ये लिखे, मैंने लिख भी दिया, अदर देन प्री डिपोजिट रिफंड, क्योंकि प्री डिपोजिट रिफंड पे इंटरेस्ट की रेट 6% है। तो अगर प्री डिपोजिट का रिफंड मिल रहा है तो उस पे तो इंटरेस्ट 6% है, अदर देन प्री डिपोजिट का रिफंड मिल रहा है, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से, तो फिर कितना होगा, 9% होगा। तो फिर कितना होगा, 9% होगा। ओके। रिफंड क्लेम बाय यूआईएन होल्डर, वैसे तो एप्लीकेशन RFD 01 से होती है, लेकिन जो यूआईएन होल्डर होते हैं ना,
मतलब स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एम्बेसी हो गए किसके, फॉरेन कंट्री के, कॉन्सुलेट्स हो गए हैं, या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट हो गए, सीएसडी हो गए, जो कैंटीन्स में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ओके, इनको एप्लीकेशन आरएफडी 01 से नहीं होती, इनकी एप्लीकेशन आरएफडी 10 से होती है, अलोंग विथ स्टेटमेंट ऑफ जीएसटीआर 11। ओके, इनको रिफंड मिलता है ऑफ टैक्स पेड बाय इट ऑन नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई। जो नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई है उस पे जो इन्होंने टैक्स पे करा, आईटीसी तो मिलता नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ये तो यूएन होल्डर है, तो आईटीसी तो मिलता नहीं है, तो इनको टैक्स पे करना पड़ता है। जो टैक्स पे करा है नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई पे, ठीक है, चाहे वो गुड्स की हो, सर्विस की हो, रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से जो उन्होंने लिए, तो उसका उनको क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। लेकिन अगर आप सीएसडी हो, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट हो, जो सभी कैंटीन को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, वहां पूरा नहीं मिलता, वहां 50% मिलता है। जो सीएसडी थी ना, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, जो कैंटीन को गुड्स सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने जो इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करा है गुड्स पे, उसका 50% मिलता है। तो 50% रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, आरएफडी 10 एप्लीकेशन है, इनका रिटर्न जीएसटीआर क्या होता है, 11 होता है, वंस इन्हें क्या होता है, क्वार्टर होता है, और ये भी 2 साल में रिफंड क्लेम कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई वॉज रिसीव्ड। तो जिस टैक्स पीरियड में सप्लाई रिसीव्ड हुई है, जिस क्वार्टर में हुई है, उस क्वार्टर के एंड से 2 साल के अंदर ये रिफंड क्लेम कर सकेंगे। ओके, तो ऐसा सच कुछ खास बात नहीं। 2 साल की टाइम लिमिट कब से एप्लीकेबल होती है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था बिल्डर के साथ में, कैंसिल हो गया, या कोई लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या थी पॉलिसी, वो क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो जो कंपनी होगी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, वो मेरे को कैंसिलेशन का, टर्मिनेशन का क्या दे देगी, लेटर दे देगी। और जैसे ही टर्मिनेशन और कैंसिलेशन का मेरे पास में लेटर आ जाएगा, मैं 2 साल में रिफंड क्लेम कर सकूंगा। और ज्यादा समझना चाहते हो तो समझो, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा कंस्ट्रक्शन का, उसको पूरा पेमेंट कर दिया, उसने टाइमली कंप्लीट नहीं करा, डिले करा, या सही तरीके से कंप्लीट नहीं करा, ठीक है, तो वो मेरे को रिफंड दे रहा है। अब मेरे को जीएसटी का भी रिफंड चाहिए। अब जीएसटी का रिफंड तो तब हो जब वो क्रेडिट नोट इश्यू कर सके। मान लो क्रेडिट नोट इश्यू करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, जब वो क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकता, इसका मतलब वो अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर सकता। जब वो टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर सकता, तो जब वो मेरे को रिफंड देगा, तो वो जीएसटी का रिफंड नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पा रहा, उसके खुद का जीएसटी क्या नहीं हो पा रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा लायबिलिटी में से, तो वो मेरे को जीएसटी का रिफंड नहीं दे पाएगा। तो अब मैं जीएसटी का रिफंड कैसे क्लेम करूं, तो वो मेरे को जो टर्मिनेशन का लेटर देगा, वो जो मेरे को क्या देगा, कैंसिलेशन का क्या देगा, लेटर देगा, तो उस कैंसिलेशन के लेटर के बेसिस पे, उस टर्मिनेशन के लेटर के बेसिस पे, मैं उसके बेसिस पे क्या कर सकूंगा, रिफंड क्लेम कर सकूंगा। कब, जब वो मेरे को क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकता, मतलब क्रेडिट नोट देने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई। तो क्रेडिट नोट देने की टाइम लिमिट क्या हो गई, एक्सपायर हो गई है, ठीक है, ये क्रेडिट नोट देने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, तो वो मेरे को जो कैंसिलेशन का क्या देगा, लेटर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का लेटर देगा, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट का लेटर देगा। ओके, ठीक है, तो वहां से 2 साल में और इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं क्या कर सकूंगा, रिफंड क्लेम कर सकूंगा। अगर मैंने रॉन्ग टैक्स पे कर दिया था इंट्रास्टेट सप्लाई मान के, ठीक है, तो मेरे को पहले क्या करना होगा, पहले करेक्ट टैक्स पे करना होगा, इंटरस्टेट आईजीएसटी पे करना होगा, और वंस मैं आईजीएसटी पे कर दूंगा, अब उसके 2 साल में मैं 2 साल में जो रॉन्ग टैक्स पे करा है, मैं उसका क्या ले सकूंगा, रिफंड ले सकूंगा। ओके, रिफंड क्या कर सकूंगा, ले सकूंगा। ओके, तो बस यही हमारा चैप्टर था, कौन सा, रिफंड का। नोट्स बहुत 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 सिंप्लीफाइड है, ये बड़ा चैप्टर है, जीएसटी के अंदर 6 चैप्टर बड़े हैं, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा, सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इसके बाद में बड़ा टॉपिक में आ जाता है कौन सा, रजिस्ट्रेशन, फिर आ जाता है हमारा एग्जेम्पशन, सर्विसेज की एग्जेम्पशन, इसके बाद में आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी और रिफंड। 6 टॉपिक क्या है, बड़े टॉपिक है।
लेकिन इन बड़े टॉपिक को भी इन नोट से आप, जैसे रिफंड को आप 30 से 40 मिनट्स में क्या कर सकोगे, कंप्लीट कर सकोगे। इतना प्रीशियस टाइम सेव होगा, बहुत इजी लगेगा, अंडरस्टैंडिंग भी आपको बड़ी क्या होगी, परफेक्ट होगी। मैक्सिमम बेनिफिट आप इस नोट्स का, हैंड रिटन डायग्रामिड नोट्स का क्या उठाइए, बेनिफिट उठाइए। मल्टीपल टाइम्स आप क्या करिए, रीड करिए। ओके, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको किसी क्वेश्चन में आनी ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।